बच्चों, आज हम 11वीं भौतिकी के 20वां चैप्टर पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक है आवर्ती गति। आप सौरमंडल के बारे में पहले ही जानते हो कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित होता है और सूर्य के चारों ओर जो पिंड चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो आवर्ती गति भी बिल्कुल उसी से संबंधित है। यदि इसको हम परिभाषा को पहले जाने तो अच्छा रहेगा। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के पश्चात एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराती है, बार बार अपनी गति को दोहराती है, तो वस्तु की गति को आवर्ती गति कहते हैं। वस्तु की गति को आवर्ती गति कहते हैं। परिभाषा आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि हम एक वस्तु की बात करें, एक पिंड की बात कर रहे हैं। वह वस्तु एक निश्चित समय के पश्चात एक निश्चित पथ होगा, उस पर बार बार यदि अपनी गति को दोहराए तो उस वस्तु या उस पिंड की गति को हम कहेंगे आवर्ती गति। और उस निश्चित समय को जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उस निश्चित समय को जिसके बाद वस्तु अपनी गति को दोहराती है, उसे उस वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं। इसको उदाहरण से ज्यादा समझ पाएंगे। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। पृथ्वी हमारा ग्रह है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो एक परिक्रमा पूरा करती है, तो उसी कक्षा में बार बार वो चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी की गति जो है, सूर्य के चारों ओर जो गति करती है, वो भी आवर्ती गति का एक अच्छा उदाहरण है, जिसका आवर्तकाल आप सभी जानते हैं 365 दिन और 6 घंटे होता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण की बात करें अपन, चंद्रमा जो कि हमारा एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी जो ग्रह है उसके चारों ओर चक्कर लगाती है और एक निश्चित कक्षा में बार बार चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर जो है 28 दिनों में पूरा करती है। तो हम चंद्रमा की गति को भी आवर्ती गति कह सकते हैं और उसका आवर्तकाल होता है 28 दिन। निजी जिंदगी में बात करें, अपने शरीर की बात करें, जिसमें हृदय होता है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हर 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मैं स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूं, तो उस स्वस्थ व्यक्ति की जो हृदय की धड़कन की जो गति हुई, वो भी आवर्ती गति का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कंपन गति या दोलन गति हम किसको कहेंगे। जो हमारा दूसरा बिंदु है आज की पढ़ाई का, कंपन गति या दोलन गति। कंपन गति या दोलन गति किसको कहेंगे। मैंने आज उसके लिए एक आप लोगों को इस टॉपिक को रुचिकर बनाने के लिए एक प्रयोग करना चाहूँगा। ये आप देख रहे होंगे, ये बॉल है। बॉल के ऊपर मैंने एक धागा लगा दिया है और आप देख रहे हैं। ये आप लोगों के दिमाग में जरूर कुछ विचार आ रहे होंगे कि ये एक निश्चित बिंदु के इधर उधर बार बार उसी मार्ग पर गति कर रही है। ये जो गति है ना बॉल की, इस गति को हम कहेंगे कंपन गति या दोलन गति। इसको और विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर या आगे पीछे
जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर या आगे पीछे आवर्ती गति करती है, आवर्ती गति करती है, तो वस्तु की गति को कंपन गति कहते हैं। वस्तु की गति को कंपन गति या दोलन गति कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। ठीक है। जब वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर या आगे पीछे आवर्ती गति करे तो उस वस्तु की गति को हम कहेंगे दोलन गति, इसको कंपन गति भी कहा जाता है। मैंने इस बॉल के माध्यम से आप लोगों को दिखाया, इसको एक बार और हम देखना चाहेंगे। यदि मैं इसको एक निश्चित बिंदु मान लूँ यहाँ पर और इसको थोड़ा हिलाऊं, तो आप देख रहे हैं कि इस निश्चित बिंदु के इधर उधर बिल्कुल वस्तु दोलन कर रही है। ठीक है, इससे आप भली भांति समझ सकते हैं, बिल्कुल उस निश्चित बिंदु के आगे पीछे वस्तु दोलन कर रही है। ये दोलन गति का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपके सामने था, उसी को हम चित्र के माध्यम से समझें। और उस निश्चित बिंदु के को जिसके इधर उधर वस्तु दोलन गति करती है उसे माध्य स्थिति या साम्य स्थिति कहा जाता है। माध्य स्थिति या साम्य स्थिति। माध्य स्थिति उस निश्चित बिंदु के जिसके इधर उधर वस्तु दोलन गति करती है, उस निश्चित बिंदु को जिसके इधर उधर या आगे पीछे वस्तु दोलन गति करती है, उस बिंदु को माध्य स्थिति कहते हैं। उस निश्चित बिंदु को माध्य स्थिति कहते हैं। माध्य स्थिति कहते हैं। ठीक है, हमने आवर्ती गति की बात कर ली, उसके बाद हमने कंपन गति या दोलन गति की बात की। मैंने बात की कि एक निश्चित बिंदु की इधर उधर वस्तु जब आवर्ती गति करती है तो उसे हम दोलन गति या कंपन गति कहते हैं। और जिस निश्चित बिंदु की मैं बात कर रहा हूं जिसकी इधर उधर वस्तु दोलन गति करती है, उस निश्चित बिंदु को कहा जाता है माध्य स्थिति। इसको साम्य स्थिति भी दूसरे शब्दों में कहा जाता है। तो जैसे मैं मान लेता हूं कि एक बिंदु O जो है ये माध्य स्थिति है वस्तु की, तो वस्तु कई बार जैसे हमने बॉल के उदाहरण से समझा, मान लीजिए बिंदु A तक गई, इधर फिर से वापस आई, बिंदु O तक आ गई और फिर ये दूसरे तरफ चली जाती है, बिंदु B तक मान लेते हैं, है ना। तो ये इस दिशा में आई, फिर से वो वापस उसी दिशा में जाती है। तो ये एक दोलन अब पूरा हुआ, O से A तक, फिर A से O तक, फिर दूसरी तरफ B तक और B से फिर से वापस O तक। ये जो वस्तु ने दोलन किया है इसे दोलन गति हम कहते हैं। ठीक है, इसे हम दोलन गति कहते हैं। तो ये साम्य स्थिति कहलाता है बिंदु O। बिंदु O को हम साम्य स्थिति कहते हैं या माध्य स्थिति का बिंदु कहते हैं। इसको हम कहेंगे कंपन गति में माध्य स्थिति। कंपन गति में माध्य स्थिति। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा
अगला टॉपिक है आवर्तकाल और आवृत्ति। आवर्तकाल और आवृत्ति। सबसे पहले समझ लेते हैं हम कंपन गति में आवर्तकाल किसको कहेंगे। इंग्लिश में टाइम पीरियड भी कहते हैं इसको, इसलिए इसको टी से दर्शाया जाता है। दोलन गति करने वाली वस्तु एक दोलन पूर्ण करने में जितना समय लेती है या एक कंपन पूर्ण करने में जितना समय लगाती है उसे उस वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं। दोलन गति करने वाली वस्तु, दोलन गति करने वाली वस्तु एक दोलन पूर्ण करने में जो समय लगाती है, जो समय लगाती है उसे उस वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं। उसे उस वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से दर्शाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे टी से क्यों दर्शाया है, इसलिए इसका अंग्रेजी नाम भी जानना जरूरी है। आवर्तकाल को अंग्रेजी में कहते हैं टाइम पीरियड। तो पहला लेटर है टी, इसलिए आवर्तकाल को टी से हम दर्शाते हैं। और चूंकि इसकी परिभाषा में भी ये एक तरह का समय ही है कि दोलन गति करने वाली वस्तु एक दोलन पूर्ण करने में या एक कंपन पूर्ण करने में जो समय लगाती है उसे उस वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे बहुत ही सरल शब्दों में आवृत्ति, जिसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। आवृत्ति दोलन गति करने वाली वस्तु, दोलन गति करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितने दोलन पूर्ण करती है, जितने दोलन पूर्ण करती है उन दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। उन दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड में जो दोलन गति वस्तु कर रही है, एक सेकंड में जितने दोलन वो पूर्ण करती है उन दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। हमने बॉल के उदाहरण से देखा था, ये जो मैंने दोलन करा के आप लोगों को दिखाया था कि देखिए ये माध्य स्थिति, मैं यदि इस बिंदु को माध्य स्थिति मान लूं और इसको उसके चारों तरफ इधर उधर इसको घुमाऊं तो आप देख रहे हैं कि एक सेकंड में 2-3 बार ये कंपन पूरा कर ले रही है। तो इसे ही हम आवृत्ति कहेंगे, दोलनों की संख्या को। जिस तरह से हमने आवर्तकाल को टी से दर्शाया था, उसी तरह से हम आवृत्ति को न्यू से दर्शाते हैं। इसे न्यू, इसको न्यू कहा जाता है, न्यू से दर्शाते हैं। तो आप लोग इसके परिभाषा से इन दोनों को समझ ही गए होंगे कि आवर्तकाल क्या है और आवृत्ति क्या है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को दोलनी गति और आवर्ती गति को भी समझाया। अब इन दोनों के बीच हम संबंध देखेंगे कि आवर्तकाल और आवृत्ति में किस तरह का संबंध होता है। चलिए देखते हैं।
आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध। आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध। तो हमको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि कौन सी वस्तु दोलन गति कर रही है या आवर्ती गति कर रही है। हम ये मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु या पिंड दोलन गति कर रही है, जिसको हम कंपन गति भी कहते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई पिंड जो है दोलन गति कर रही है। माना कोई वस्तु दोलन गति कर रही है, दोलन गति कर रही है। आगे मान लेते हैं कि उसका आवर्तकाल T है। माना वस्तु का आवर्तकाल T है और आवृत्ति न्यू है। ये हमने मान लिया। आवर्तकाल की परिभाषा हम पहले ही देख चुके हैं कि दोलन गति करने वाली वस्तु एक दोलन पूर्ण करने में जो समय लगाती है उसे आवर्तकाल कहते हैं, और दोलन गति करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितने दोलन पूरा करती है उन दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा से ये कह सकते हैं, चूंकि T यदि इसके एसआई मात्रक को लें, इंटरनेशनल मात्रक, अंतरराष्ट्रीय मात्रक को लें सेकंड, T सेकंड में दोलनों की संख्या, तो हम कह सकते हैं कि दोलनों की संख्या होगी 1, क्योंकि T आवर्तकाल है। एक दोलन पूर्ण करने में जो समय लेती है उसे ही आवर्तकाल कहते हैं। तो T सेकंड में दोलन कितने होंगे? 1 होगा, 1 होगा। इसलिए 1 सेकंड में दोलनों की संख्या और ये हो जाएगा 1/T। अब ये जो 1 सेकंड में दोलनों की संख्या है, आप लोगों ने परिभाषा देखा आवृत्ति का, दोलन गति करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितने दोलन पूरा करती है उसे आवृत्ति कहते हैं। तो ये हमारा आवृत्ति हो गया। इसका अर्थ हुआ न्यू इक्वल टू बराबर 1/T। तो हम कह सकते हैं कि आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। सरल शब्दों में कहूं तो आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, और इसका विपरीत भी हम कह सकते हैं, आवर्तकाल भी आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है। इसको यदि मैं थोड़ी देर के लिए पहला समीकरण मान लेता हूं, ठीक है। आगे देखें। समीकरण 1 से हम देख लेते हैं, न्यू गुणित T बराबर 1 हो जाएगा। हमने पक्षांतर किया है, कहने का मतलब आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल 1 के बराबर होता है। दोलन गति करने वाली वस्तु की आवृत्ति और उसका आवर्तकाल, इन दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होता है। तो आप लोगों ने देखा आवर्ती गति किसको कहते हैं, आपने ये भी देखा उसका उदाहरण किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। उसके आगे कंपन गति या दोलन गति क्या होता है, उसके आगे साम्य स्थिति या माध्य स्थिति किसको कहते हैं। फिर हमने जाना कि आवृत्ति क्या है, आवर्तकाल क्या है। फिर हमने जाना कि दोनों में किस तरह का संबंध होता है। अब हम विस्थापन और आयाम को समझेंगे कि विस्थापन और आयाम क्या होते हैं। वस्तु की विस्थापन और आयाम को
विस्थापन और आयाम को। विस्थापन कहेंगे वस्तु की साम्य स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहा जाता है। वस्तु की साम्य स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। और दोलन गति जो वस्तु कर रही है उसके अधिकतम आयाम विस्थापन को, दोलन गति जो कर रही है वस्तु उसके अधिकतम विस्थापन के मान को हम कहते हैं आयाम। तो अब हम दोलन का ग्राफी निरूपण भी कर सकते हैं कि किस तरह से ग्राफी है। इसको 0 मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y अक्ष मान लेते हैं। एक समतल में 2 ही अक्षों को दिखाया जा सकता है, x और y। तो यहां से 0 से चालू होगा, ये आप देख रहे हैं, ये एक चक्र पूरा हुआ, ये आपका दूसरा चक्र पूरा हुआ। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है इसी को हम कहेंगे आयाम। ये जो दूरी है यही है आयाम। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोलन का ग्राफी निरूपण, दोलन का ग्राफी निरूपण। तो आज हमने इस टॉपिक को पूरा किया है। इसको थोड़े से शॉर्ट में संक्षिप्त रूप से हम कहना चाहें, आवर्ती गति किसको कहते हैं? वस्तु एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराए तो उसकी गति को आवर्ती गति कहेंगे। उदाहरण के लिए पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, एक परिक्रमा में 365 दिन और 6 घंटे लगाती है, तो पृथ्वी की गति आवर्ती गति हुई और उसका आवर्तकाल हुआ 365 दिन और 6 घंटे। उसी तरह से हमारा हृदय भी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, स्वस्थ व्यक्ति का हृदय जो है, तो उसकी भी गति आवर्ती गति हुई। इसके बाद हमने देखा कंपन गति किसको कहते हैं। कंपन गति मतलब वस्तु एक निश्चित बिंदु की इधर उधर जब आवर्ती गति करे तो उसकी गति को कंपन गति कहते हैं। उसके बाद हमने जाना माध्य स्थिति किसको कहते हैं। माध्य स्थिति मतलब उस निश्चित बिंदु को जिसके इधर उधर वस्तु कंपन गति करती है। फिर हमने जाना आवृत्ति क्या है, फिर जाना आवर्तकाल क्या है, और उसमें संबंध हमने देखा कि आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल 1 के बराबर होता है। अंत में हमने विस्थापन और आयाम को भी जाना कि वस्तु की माध्य स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं और दोलन गति करने वाली वस्तु की विस्थापन के अधिकतम मान को आयाम कहते हैं। और अंत में हमने ये दोलन का ग्राफी निरूपण भी समझा कि किस तरह से हम उसको ग्राफी तरीके से निरूपण कर सकते हैं। धन्यवाद। इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। और जैसे कि हमारा जो मुख्य बिंदु था सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण, तो समीकरण 2 जो हम निकालना चाहते थे विस्थापन समीकरण वही है। समीकरण 2 ही सरल आवर्त गति का अभीष्ट विस्थापन समीकरण है। धन्यवाद। तो बच्चों हमारे पास अभी समय शेष है तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा विस्थापन और आयाम के बारे में, दोलन किस तरह से होता है, विस्थापन के अधिकतम मान को ही आयाम कहा जाता है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। इससे पहले आवर्ती गति क्या होता है, दोलन गति क्या होता है, माध्य स्थिति, आवर्तकाल और आवृत्ति के बारे में भी आप लोगों को समझा चुका हूँ। अब हम देखते हैं कि सरल आवर्त गति किसे कहते हैं। हमारा जो अगला मुख्य बिंदु जो आएगा कि सरल आवर्त गति क्या है और उसका विस्थापन समीकरण क्या है। सरल आवर्त गति जिसको हम शॉर्ट में SHM भी कहेंगे, और दूसरा टॉपिक होगा विस्थापन समीकरण। तो सबसे पहली बात आती है कि सरल आवर्त गति क्या है। सरल आवर्त गति क्या है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अंग्रेजी में इसको जानना जरूरी है क्योंकि शॉर्ट में इसको कहा जाता है S डॉट H डॉट M डॉट।
कहने का मतलब है S का मतलब हुआ सिंपल, H का मतलब हुआ हार्मोनिक, M का मतलब हुआ मोशन, सरल आवर्त गति। इसकी परिभाषा को सबसे पहले देख लेते हैं। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन करती है तो वस्तु की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। संक्षिप्त में यदि हम कहना चाहें तो इसको SHM भी कहा जाता है। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन गति करे तो वस्तु की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। संक्षिप्त में हम इसे S डॉट, H डॉट, M डॉट भी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं दोलन गति में कि आवर्तकाल क्या होता है, यह सरल आवर्त गति का आवर्तकाल होगा। यदि कोई वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है, यदि कोई वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है तो एक दोलन पूर्ण करने में जो समय लगाती है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। दूसरा पॉइंट होगा आवृत्ति किसको कहते हैं, इसको भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं दोलन गति में। यदि कोई वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है तो एक सेकंड में जितने दोलन पूरा करती है उन दोलनों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि सरल आवर्त गति क्या है। अब हम देखेंगे सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण। 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 हम मान के चल रहे हैं कि कोई वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है तो इसके अंतर्गत हम एक वृत्त ले लेते हैं। फिजिक्स में, भौतिकी में कल्पना करना बहुत ज़रूरी होता है और इस वृत्त का केंद्र हम मान लेते हैं, O मान लेते हैं। यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं x डैश और एक लंबवत रेखा यहाँ से खींचते हैं, इसको मान लेते हैं y डैश। ठीक है। अब हम मान के चल रहे हैं कि कोई कण एक समान कोणीय वेग ओमेगा से इस वृत्त की परिधि पर गति कर रही है। तो उसको लिखेंगे, माना कोई वृत्त x डैश y डैश है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। माना कोई कण यहां पर हम एक सुधार कर लेते हैं, कण O है तथा त्रिज्या A है मान लेते हैं, तथा त्रिज्या A है हम मान लेते हैं। तो सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण हम निकालने जा रहे हैं। कोई वृत्त हमने माना है x डैश y डैश है,
उस वृत्त का केंद्र O है और त्रिज्या A है, हम मान रहे हैं। मान ली जाए त्रिज्या को मैं इसे दिखा दूं, त्रिज्या A है। अब मान लेते हैं कि कोई कण इस वृत्त की परिधि पर एक समान कोणीय चाल ओमेगा से घूम रही है। एक समान कोणीय चाल ओमेगा से घूम रही है, ये हम मान रहे हैं। हम सबसे शुरुआत में तो ये माना हमने कि वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है। अब ये मानते हैं कि प्रारंभ में कण बिंदु x पर है। माना प्रारंभ में कण बिंदु x पर है, बिंदु x पर है तथा t समय बाद वह बिंदु P तक पहुंच जाता है। इसको हम बिंदु P मान लेते हैं। वह बिंदु P तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये शुरुआत हम मान कर चल रहे हैं कि कहाँ पर से बिंदु ने गति करना आरंभ किया। शुरुआत में वो कण बिंदु x पर था, यहाँ से उसने एक समान कोणीय चाल से घूमना चालू किया, तो t समय के पश्चात बिंदु P तक पहुँच गया। तो इस स्थिति में यहाँ पर एक कोण निर्मित होता है जिसको हम कहते हैं कोण थीटा। तो ये भी एकांतर कोण होगा, ये भी थीटा होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं y, और इसको मान लेते हैं हम, इसमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। यहाँ से हम लंब डालेंगे और इस लंब को बोलेंगे OPN, और ये O से N तक की दूरी हो जाएगी, इसको हम मान लेते हैं y, और ये जो है आपकी त्रिज्या, और ये एकांतर कोण होगा, दैट इज थीटा। तो चित्र से हम देख रहे हैं कोण POX बराबर थीटा हो गया। यही कोण बन रहा है OPN। ये दोनों ही थीटा के बराबर है क्योंकि एकांतर कोण है। माना O से N तक A है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब ये समकोण त्रिभुज यहाँ पर निर्मित हो जा रहा है OPN, क्योंकि हमने लंब डाला है PN इस रेखा पर। तो इसके आगे फिर हम देख लेते हैं समकोण त्रिभुज OPN में, समकोण त्रिभुज OPN में यहां पर हम लगा लेते हैं साइन ऑफ थीटा, ये वाला कोण। साइन हमेशा लंब बटे कर्ण होता है। लंब है अपने पास ON, कर्ण है अपने पास OP, दोनों मान को रख देते हैं। साइन थीटा बराबर ON बटे OP, ON बटे OP, ON है y और OP है a, तो y बराबर हो जाएगा a साइन ऑफ थीटा। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला समीकरण आ गया। इसके आगे हम देखेंगे कोणीय चाल की परिभाषा से,
मैंने शुरुआत में ही बताया था आप लोगों को कि कण एक समान कोणीय चाल ओमेगा से गति कर रही है। तो एक समान कोणीय चाल ओमेगा बराबर होता है हमेशा कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन मतलब कितना कोण निर्मित हुआ है। यहाँ पर थीटा कोण निर्मित हुआ है तो थीटा बटे हो जाएगा समय टी, या इसको हल करें तो थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा टी। थीटा के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। थीटा के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो हमको जो समीकरण मिलेगा y बराबर a sin ओमेगा टी।